हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, ये हमारा वेरी फर्स्ट वीडियो है यूपी टेट और सी टेट के मैथ्स को लेकर। तो मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया है कि हम किस प्रकार सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति का, वो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखी है। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रखा है, एक दो पार्ट्स में वीडियोज बना रखी हैं। मैंने इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, इस पे भी एक वीडियो बना रखी है। साथ साथ विभाजकता नियम, इस पर भी एक वीडियो बना रखी है। इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन आ रही है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सीधा यूपी टेट और सी टेट के मैथ्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां यह तीनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपका पहला काम रहेगा, देखिए अगर आप ईमानदारी से अपना पूरा पढ़ाई को सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपका पहला काम रहेगा उन तीनों वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार वही वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना रखी है। उस टाइम पे हमारा पेपर नहीं हुआ था सी टेट यूपी टेट का, तो वो वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। वो वीडियो देखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। पूरी संख्या पद्धति मैंने अच्छे से समझा रखी है, विभाजकता नियम बहुत अच्छे से बता रखे हैं और इकाई का अंक ज्ञात करना ये भी अच्छे से बता रखा है। उन वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दूसरे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे एक अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन वीडियो से रिलेटेड, जो वाली वीडियो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा। अगर आपने देख रखी है, संख्या पद्धति को आपने पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आएगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा जल्दी में, कंसेप्ट बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किया कैसे गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए देखिए, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा लिखकर, ठीक है। इस साइड हम सॉल्व करेंगे, इधर क्वेश्चन लिख के आएगा, ऊपर भी लिख के आ सकता है। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो लिख के आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन हमारा है ये 10 इकाई 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भाई बहुत आता है सी टेट की एग्जाम में, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्थानीय मान के बारे में पहले देखिए, मैंने बताया आपको कि मैं कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा। स्थानीय मान के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान का मतलब होता है हमारे नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में जो संख्याएं लिखी रहती हैं वो किस स्थान पर लिखी गई हैं, उनका क्या मान होगा। जैसे आपने देखा होगा कि ये मैंने एक संख्या लिख दी ऐसे करके, ये तो इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये पहला प्लेस होता है इकाई, दूसरा प्लेस होता है दहाई, तीसरा प्लेस होता है हमारा सैकड़ा, चौथा प्लेस हमारा होता है हजार, ठीक है। और इसी प्रकार आगे 10,000, 10,000 और फिर आगे होता है हमारा क्या, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके हमारी संख्याओं के स्थान होते हैं। अब देखिए, इनको 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपने बेसिक नॉलेज अगर ले रखी, बहुत अच्छी बात है। ये छोटे बच्चों की किताबों में सब कुछ दिया जाता है। इनको 2-3 तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। एक तो देखिए लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे हम इसको, पहले मैं आपको विस्तारित रूप बताता हूं तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। विस्तारित रूप, कैसे आप इस संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का भाई तरीका ये है, 6, देखिए 6 गुणा किस स्थान पर है, 10,000, तो 10,000 से कर दो भैया इसमें गुणा, ऐसे, प्लस 5 गुणा कौन से स्थान पर है, तो भैया 1000वें स्थान पर है, 1000 से कर दिया गुणा, प्लस 4 किस स्थान पर है, सैकड़े पर, ठीक है। और प्लस 3 किस स्थान पर है, दहाई पर, और प्लस 1 किस स्थान पर है, इकाई पर। तो भाई मेरे ये इसको बोला जाता है विस्तारित रूप। क्या बोला जाता है, विस्तारित रूप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा कर करके लिख सकते हैं इनमें। जैसे 6 का गुणा 10,000 में तो हो गया 60,000, 5 का गुणा 1,000 में तो हो गया भैया 5,000, ऐसे ही इधर 400 और इधर 30 और इधर 1। तो ये दोनों ही आपके विस्तारित रूप है, लेकिन ये वाला विस्तारित रूप बहुत ज्यादा ही जानने योग्य है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सी टेट में इस वाले विस्तारित रूप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, विस्तारित रूप हिंदी में भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा भाई, 6 10,000, 6 10,000 प्लस 5 1000 प्लस 4
सैकड़ा सैकड़ा प्लस 3 दहाई, 10 का मतलब क्या हुआ दहाई, और प्लस 1 इकाई। अब देखो आप कितना अच्छा इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर हमारे पास 6 10,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 में गुणा करना है 10,000 का, प्लस 5,000 लिखा है तो 5 में गुणा करना है 1000 का, 4 सैकड़ा लिखा है तो 4 में गुणा करना है 100 का, और 3 दहाई लिखा है तो 3 में गुणा करना है 10 का, और 1 इकाई लिखा है तो इसमें 1 में गुणा करना है 1 का, क्योंकि इकाई का मान 1 होता है ना। ये बहुत ही जरूरी समझने लायक कंसेप्ट है स्थानीय मान वाला, है ना। अब जैसे ही अगर मैंने लिख दिया 48 दहाई, तो आप क्या समझे, 48 दहाई का मतलब हुआ 48 गुणा 10, 48 गुणा 10, क्योंकि यहां दहाई लिखा हुआ है भाई, 48 पूरा जो है वो दहाई है, तो 48 गुणा 10, और इसका मीनिंग हो गया पूरा 480। 48 दहाई का क्या मतलब हो गया 480। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हमारा, मैंने आपको कंसेप्ट ये वाला समझा दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट के एग्जाम में, और आप याद करके जाएं कि ये कंसेप्ट ऐसे यूज होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाया है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई, 11 सैकड़ा और प्लस 12 इकाई, है ना। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आप भी अच्छे स्टूडेंट बनिए, ठीक है। ये ना सोचिए कि सर थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अभी करेंगे, धीरे धीरे सब सुविधाएं जब होंगी तब की जाएगी। देखिए 10 दहाई का मतलब हुआ 10 गुणा 10, प्लस 11 सैकड़े का मतलब हुआ 11 गुणा 100, और 12 इकाई का मतलब हुआ 12 गुणा 1। पूरा कंसेप्ट समझा दिया था, हमें बस इनको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद गुणा करना है, तो 10 गुणा 10 हो गया 100, 11 गुणा 100 हो गया 1100, और 12 गुणा 1 हो गया 12। इनको ऐड कर देना है हमें, तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो 1100, अब पीछे से इकाई की तरफ से इनको लिखेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स को, ऐसे लिख लिया हमने। हमें पता है ना कि इकाई की तरफ से ही जोड़ा जाता है, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा छोटी क्लासेस में जब आप पढ़ते होंगे, तो इकाई की तरफ से ही जोड़ा जाता है। तो ये हो गया 2 1 2 1, यानी 1212। ये हमारा ऑप्शन इसमें डी दिया गया है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1212। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ एकदम बेसिक से, है ना। मैं कोई ट्रिक आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जो आप भूल जाएं, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो बेसिक हैं, है ना। वो जो बेसिक तरीके होते हैं हमारे मैथ्स के, वही बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मजेदार सा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, बड़ी। महत्तम मतलब हाईएस्ट, ठीक है। जैसे महत्तम समावर्तक होता है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका कितना 4 का स्क्वायर। क्या लिखा है 4 का स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है मित्रों 2 × 2 × 2 और इसका स्क्वायर, यानी बी हमारा ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसका स्क्वायर। तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर लगा है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया भाई 64, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2 + 2, सी ऑप्शन है हमारा 2 + 2। पहले तो इसका स्क्वायर किया, फिर इस पर एक बार और स्क्वायर लगा दिया, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बोर्ड मास मैंने आपको बता रखा है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब अंदर जुड़ेंगे नंबर, तो अंदर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर और इस पे भी ऊपर लगा है स्क्वायर। तो भाई ये हो गया आपका 4 का वर्ग 16, सिर्फ इतने अंदर वाले को सॉल्व किया और फिर ऊपर एक स्क्वायर बच गया, तो 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। और डी हमारा ऑप्शन है इसमें, ये आप देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जल्दी जल्दी आने लगेगा। डी ऑप्शन है 2 + 2 गुणा 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ गुणा पहले होगा, बोर्ड मास कहता है कि प्लस से पहले गुणा किया जाता है, तो 2 दूनी 4 और 4 में ये 2 जोड़ दिया तो हो गया 6, तो ये बचा 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। अब आप बताइए कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है। 256 सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी ये वाला विकल्प सही है, सी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारा सी विकल्प एकदम करेक्ट आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सी।
तो और हमारा एकदम करेक्ट आंसर भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला हमारा मित्रों क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला मित्रों क्वेश्चन देखिए लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है, दो संख्याएं दी गई हैं और कहा गया है कि उनके गुणनफल में दहाई के अंक और इकाई के अंक का योगफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल निकालना है और इकाई और दहाई के अंकों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो हमें संख्याएं दी गई हैं 3759 मल्टीप्लाइड बाई 959573, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, इकाई और दाही इनका जो गुणनफल करेंगे ना, इनके गुणा में जो इकाई और दाही के अंक आएंगे उनका गुणनफल निकालना है असल में हमें। ठीक है, यही हमसे कहा जा रहा है, इकाई और योगफल। इसके गुणनफल में दहाई के और इकाई अंक का योगफल ज्ञात कीजिए या योगफल होगा। तो चलिए पहले तो हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए जल्दी से फटाक से हम पहले क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं इसमें। तो 3 निम 27 हासिल लगी 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 3 तिरका 9 2 11। 7 का गुणा कर दीजिए पहले, तो इस स्थान पे 0 आ गया या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। 7 का गुणा करेंगे तो 7 निम 63 की 3 हासिल लगी 6। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताइए, अगर हम इस पूरे का इधर गुणा करेंगे जो भी आ जाएगा, ठीक है, समझना मेरी बात, जो कुछ भी आएगा उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला, क्योंकि जब हम अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ 2 0 लगा देंगे या यहाँ पे इन जगहों पे 2 क्रॉस लगा देंगे, ऐसे ऐसे ही तो गुणा करते हैं आप, है ना। तो इकाई और दहाई के अंक तो आपको मिल चुके हैं ना, आपको आगे गुणनफल से क्या मतलब है। यही इसमें छोटी सी ट्रिक है कि आपको पूरा गुणा करना ही नहीं है, आपको देखना है कि आपके इकाई और दहाई के अंक आ गए, कहानी खत्म। पूरा गुणा करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पेपर में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको। 120 मिनट आई थिंक सो, नहीं सॉरी 150 मिनट ही होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है ना। तो 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें भी टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं एक बार और आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। देखो हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हम संख्याओं को जाहिर सी बात है ऐसे लिखेंगे 9573, और हमने सबसे पहले गुणा करना है 3 का। तो 3 निम 27 हासिल लगा 2, 3 पचे 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 3 तिरका 9 2 11। फिर यहाँ क्रॉस लगाया 9 सत्ते 63 हासिल लगी कितनी 6। अब मैं ये कह रहा हूँ आगे करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए जब इस लाइन को आप पूरा कर लेंगे तब आप 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 क्रॉस आ जाएंगे, मतलब ये वाले प्लेस अब भरने वाले हैं ही नहीं, ये वाले प्लेस भरने वाले है ही नहीं। तो सिंपल सा हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 7 और 7 3 10, इन दोनों का योग पूछा जा रहा है, आगे से कोई मतलब नहीं है। 7 3 10 का 0 आएगा, वो हासिल जो है वो आगे चली जाएगी। तो हमारे पास इकाई और दहाई, इनके गुणनफल में इकाई और दहाई पे ये अंक मिलेंगे और इनका योगफल कितना हो गया, इनका योगफल आप देख सकते हैं 7 आ रहा है निकल के। तो 7 चेक कर लिया जाए, हमारा 7 करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो एब्सोल्युटली राइट, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यानी 7 आएगा। इन दोनों का योग 0 + 7 कितना आएगा, 7 आएगा भाई। तो ये आप कंसेप्ट याद रखें कि जब आपको इकाई और दहाई के सिर्फ अंक बोले जा रहे हैं तो आप पहले से देखो इसमें क्या ट्रिक बन रही है, इसमें आपको टीचर्स ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक का क्या मतलब हुआ, ट्रिक का ये मतलब हुआ जब भी आपसे इकाई और दहाई पूछा जाए तो आप इकाई और दहाई के अंकों का ही गुणा कर लें, इकाई और दहाई के अंकों का ही गुणा कर लें। जैसे 5 9 यहाँ से उठाया और 7 3 यहाँ से उठाया, अपने गुणा कर लिया। 9 तिया 27 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 2 17, 7 निम 63 हासिल लगी 3, 63 की 3 हासिल 6 और 7 पंचे 35 और 6 35 6 होता है आपका 41। यहाँ 0 लगा दो या क्रॉस लगा दो, देखो क्या आया 7 आया, 7 3 10। आपने सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करना है ना। और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखो इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आया, 0 और 7 आया। इन दोनों को जोड़ा, 0 और 7 को जोड़ा तो 7 मिला, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब भी इकाई और दहाई के अंकों का गुणा करने को बोला जाए, है ना, तो मतलब इकाई और दहाई के अंकों का योग या गुणनफल, जो भी इकाई और दहाई के अंक निकालने हैं तो इकाई और दहाई के अंकों का ही गुणा करो। ठीक, ऐसी चीजें आप याद रखेंगे। ये ना आपको करते करते आएगा सब, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, जरूर ज्वाइन करें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मित्रों हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा कि गुणनफल 1109 गुणा 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि हमें 5,05,50 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी गुणनफल 1109 इंटू ये कह रहे हैं इसमें से कितना घटा दें,
कितना घटा दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो चलिए बहुत आसान तरीका है, आप जैसे करते आए अब तक। मान लिया हम x घटा देते हैं भाई, इसमें से आप घटाने की इतनी तेजी से पूछ रहे हैं तो x घटा दिया हमने। तो x घटाने पर प्राप्त कितना होना चाहिए हमें? 50 50 50 50 50 50। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये गुणनफल सॉल्व किया जाए तो आपको गुणा करना तो आना ही चाहिए। चलो गुणा कर लेते हैं। 5 निम 45, क्योंकि यहाँ 0 थी तो 45 पूरा लिख दिया। अब 11 पचे 55। गुणा आप करके देखें, आपका गुणा सही निकलेगा। ठीक है, गुणा मैं आपसे पूछ के एक एक स्टेप बता के नहीं करने वाला यहाँ पे। फिर से अगेन 5 4 5 एंड 5, ये आया 5 4 5 5 10, हाथ से 1 5 4 9 और 1 10, हाथ से 1 5 और 1 6 और ये आ गया 5। तो ये तो हमारा गुणनफल आ गया इनका 5 6 0 0 4 5 माइनस एक्स, यहाँ 50 50 50। अब इनको सॉल्व कैसे करना है आपको? देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया था हमने। ये मान लिया कि हम इसमें से x घटा रहे हैं और x का मान ही हमें निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कितना घटा रहे हैं। तो आपने x घटाया। अब देखो क्या करें, x का मान आपको लाना है तो x यहाँ निगेटिव है, x को बराबर के उधर ले जाएंगे, बीच में बराबर लगाया, इधर x ले आए हम तो x हो गया पॉजिटिव। अब भाई ऑलरेडी ये इधर लिखा हुआ था 56 00 45, अब इन चीज को उठा के इधर लाए तो ये हो गया माइनस। ये मैथ्स इतना तो आपको आना चाहिए, ये हो गया माइनस। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हमारा बन जाएगा। मतलब कि देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं, चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तो आ ही जाएगा। माइनस एक्स को यहां रखते हैं बराबर, इस चीज को उठाकर उधर ले चलते हैं तो 50 50 50 माइनस 56 00 45। अब यहां ध्यान से देखो, ये 5 लाख है और ये 5000, 5 लाख 5000 है, ये 5 लाख 60,000 है। तो भाई ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाना है, और ये बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जोड़ने घटाने पर चिन्ह आंसर में वही आता है जो बड़े नंबर के आगे लगा हो। तो माइनस एक्स बराबर 56 00 45 में से घटाना है हमें 50 50 50 को। तो यहाँ पर आया 5 और 9 5 14, यहाँ पूरा 9 बचा, यहाँ 4 5, तो यह आया आपका 54,995, जो कि हमारे विकल्प में है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं, है ना, जो कि हमारे विकल्प में है या नहीं एक बार देख लिया जाए। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? 54,995। तो 54,995 भाई आपका एकदम से ही करेक्ट आंसर आ चुका है। आपके ऑप्शन ए में दिख रहा होगा 54,995 लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54,995 और देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, जो हमने माना था x वो आ गया निकल के 54,995। तो ऐसे करके तो ये सवाल किए जाते हैं, कितना जोड़ा या कितना घटाया जाए, तो आप x मान लो और x का मान निकाल दो फिर बाद में, है ना। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस सवाल को। आपको असल में क्या करना है, आपको असल में तरीके याद रखने हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया जाए। आप कहेंगे सर तरीके तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, इतने कैसे याद रखने हैं? तो इतने तो आप प्रैक्टिस से याद रख पाएंगे भाई। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सवालों का अभ्यास करेंगे तभी आप याद रख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख के आ रहा होगा। अगला हमारा सवाल क्या है कि गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए, तो इस बार हम मान लेते हैं x जोड़ा जाए, तो फिर कितना प्राप्त होना चाहिए हमें? 14,414 प्राप्त होना चाहिए। देखो सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। पहले यहाँ गुणा कर लेते हैं हम, तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, ये मिलेगा आपको, प्लस x बराबर 14,414। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, 144 और 14 माइनस 141 और 40, घटाइएगा। घटा तो आप सकते ही हैं, घटाने में तो उस्ताद होंगे ही भाई, घटा तो सकते ही हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप। 4 में से 0 गया 4, 1 में से 4 घटेगा नहीं तो दाइली, यानी कि हमें मिला 11, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ रह गया था 3, 3 में से 1 गया 2, 274। तो 274 अगर हमारे विकल्पों में है तो हमारा आंसर एकदम सही आया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझ सकते हैं आप लोग, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे, है ना। जो जोड़ा जाए या जो घटाया जाए उसको x मान लो और बाद में उसी x का मान निकाल दो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, और देखिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब सीटेट में पूछे गए हैं, अभी यूपी टेट के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे कुछ।
अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो भाई इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक सा सूत्र बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि कैसे किया जाता है इन क्वेश्चंस को। सवाल लिखा होगा, आप ध्यान रखिएगा, सवाल को देखते रहिएगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है जैसे आपसे 4 या 5 या 6 जितने भी अंक की संख्याएं पूछी जाएं कि कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या करेंगे, उतने ही अंक की सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। समझना तरीका, जैसे हमसे 4 अंक की पूछी गई थी तो हमने 4 अंक की सबसे बड़ी वाली संख्या लिखी और इसमें से 4 अंक की ही सबसे छोटी वाली संख्या घटा देंगे, सबसे छोटी वाली संख्या घटा देंगे। तो घटाने पर हमें मिलेगा कितना, 9, 9, 9 और 8, और एट द एंड यानी लास्ट में 1 जोड़ देंगे। बस हर बार यही करना है, 1 जोड़ते ही 9 1 10 की 0 हासिल 1, फिर से 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, और ये आपका आ गया 9। यानी 9000 संख्याएं होंगी 4 अंकों वाली। कितनी संख्याएं होंगी, 9000। जैसे मैं आपसे कहता कि टोटल 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो आप यहां 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते, उसमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा देते, तो मिलता हमें ये नंबर, और लास्ट में इसमें 1 जोड़ देते तो मिलता हमें ये 90,000। ठीक है, तो ऐसे किया जाएगा। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं हमारी होती हैं 90, 3 अंकों की होती हैं 900, 4 अंकों की होती हैं 9000, 5 अंकों की होती हैं 90,000, ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। 1 अंक वाली कितनी होती है, 9। देखो ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। 1 अंक वाली 9 संख्याएं होती हैं, 2 अंक वाली 90 संख्याएं होती हैं, 3 अंक वाली 900 संख्याएं होती हैं, 4 अंक वाली 9000 होती हैं, और 5 अंक वाली 90,000 होती हैं, 6 अंक वाली 9 लाख होती हैं। ऐसे करते ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल भूलिएगा नहीं। इनकी प्रैक्टिस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पोस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे ही कम्युनिटी टैब में पोस्ट के माध्यम से दिए जाएंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करके हमें बताइएगा फिर कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आपसे आ रहा है। तो मित्रों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज सबसे छोटी ऋणोत्तर पूर्णांक है। सबसे छोटी ऋणोत्तर पूर्णांक, सॉरी अभाज्य और लिखा हुआ है। तो ऋणोत्तर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ऋणोत्तर मतलब होता है नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव। यानी ऐसा पूर्णांक पूछा जा रहा है, ऐसा पूर्णांक पूछा जा रहा है सबसे छोटा जो कि नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पूर्णांक तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन हमसे कहा गया कि सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक बताइए, तो आंसर आता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटा नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर 2 है। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक 2 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख के आए तब भी आप 2 ही बताएंगे, पूर्णांक या संख्या वही बात हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मित्रों क्वेश्चन है कि ये जो बड़ा सा कुछ भिन्न लिखी हुई है, ये किसके बराबर है। 1 करेक्ट 1/2, यानी 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखो, आप अपना बेसिक यूज करो, आप कोई ट्रिक में ना जाओ, आप अपना बेसिक यूज करो। ट्रिक तो मैं फिर भी बता दूंगा। देखो 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 222 और 1 223/2 और ये हो जाएगा हमारा 2223/2। कहने का मतलब इसका गुणा प्लस ये, ऐसे किया जाता है, इन दोनों का गुणा और प्लस ये। 2 एकम 2 और 1 3, 2 का 11 में गुणा 22 और 1 23, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 222 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 223 हो गया। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2222 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 2223/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर समान दिख रहा है हमें तो हर को एक बार लिखा जाता है, बाकी सबको जोड़ दो। तो बाकी सबको ऐसे जोड़ देते हैं 2 2 3 2 2 3 2 3 और 2। देखिए ऐसे ही लिखेंगे ना आप इकाई की तरफ से सबको। तो 3 3 6 3 9 2 11 हासिल लगा
1, क्या गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ नहीं तो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 तो 11 हासिल लगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना निकल के आ रहा है, सॉरी ये लास्ट में 3 है, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ पे कितना है लास्ट में 3 है, 3 चौके 12 हासिल लगा कितना 1, 2 2 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पे 4 और यहाँ 2, तो आया 24 72। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 1236 हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन में दिख भी रहा होगा 1236 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए जब भी भिन्नें सही बटे के रूप में दी जाएं और हर समान दिए जाएं, जब भी भिन्नें सही बटे के रूप में दी जाएं और हर समान लिखे हों, तो आप क्या करोगे, आप जितने भी सही के रूप में नंबर दिए गए ना, आगे पूर्णांक जितने भी दिए गए ये, इन सबको अलग जोड़ दो, ऐसे ऐसे करके इन सबको अलग जोड़ लो, प्लस भिन्नों को अलग जोड़ लो। ये देखो ये जोड़ लिया हमने, सब जोड़ में ही तो है, तो इन सबको अलग जोड़ लिया, भिन्नों को अलग जोड़ लिया। तो कुल मिला के देखिए आपको क्या मिलेगा, इन सबको जोड़ने पर हमें यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4, 4 यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, ये मिलेगा। और देखिए आधा और आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा प्लस आधा 1 हो गया, आधा प्लस आधा ये भी 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो देखिए 1234 और 2 1236। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक, देखिए आप अभी मैं एक देता हूं क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा क्या बताया मैंने आपको। जैसे मैंने लिखा है 3 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/4, तो इनको हल करने का बहुत आसान तरीका, इनको पहले जोड़ दो, कितना हो गया 6 3 9, ठीक है, और बाद में इनको जोड़ दो, चूंकि हर समान है तो ये और ये जुड़ के हो गया 2/4। तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसका, 9 सही 2/4। इसको काटा जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9 सही 1/2 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे इनको किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम भिन्न सॉल्व कर सकते हैं। मुझको भी कुछ ट्रिक्स आती हैं, मैं आपको बताता इसलिए नहीं हूं कि आप ट्रिक का कोई फायदा नहीं होता है, आप याद नहीं रख सकते, है ना, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं हम लोग, तो हम बेसिक मेथड से, इसीलिए मेरा मानना है कि बेसिक मेथड से पढ़ा करें। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख के आ रहा होगा कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात कितना b, a की घात b बराबर कितना दिया है, a की घात b दिया है 125, तो हमें b की घात a निकालना है, कितना होगा। तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन, 125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, 5 की घात 3 मिलेगा। आप कर सकते हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 से काटा 5 पंचे 25, 5 से काटा 5 एकम 8, 5 एकम 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब तुलना कीजिएगा, अब तुलना करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, आपको यहाँ से कंपेयर करने पर कुछ दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि a की जगह लिखा है 5 और b की जगह लिखा है 3, तो a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस समझिए ऐसा क्वेश्चन किया कैसे जाता है ना। a की जगह तुलना करने पर दिख रहा है कि a की जगह 5 लिखा है और b की जगह लिखा है 3, तो हमसे पूछा गया है b की घात a, तो b की घात a यानी 3 की घात a कितना 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 3 की घात 5। इनका गुणा कीजिएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ऑप्शन में है हमारा 243, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अच्छा इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देता हूं, a की घात b अगर 64 है, a की घात b कितना है 64 है, तो हम क्या करते हैं, हमें b की घात a निकालना है, b की घात, अच्छा इसको थोड़ा सा और इजी बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इसको थोड़ा सा इजी बता देता हूं। जैसे कि a की घात b अगर 343 है तो b की घात a कितना होगा ये बताइएगा, ठीक है। अगर a की घात b 343 है तो b की घात a कितना होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब हम संख्या पद्धति के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर संख्या जो दी गई है, यदि संख्या 62 53 29 और 15, 62 53 29 15 a,
62, 53, 29, 15 और लास्ट में लिखा ए। इन्होंने बोला कि अगर ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, यानी ए के स्थान पर क्या आए तब ये संख्या जो है वो 6 से पूरी डिविजिबल होगी, पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो विभाजकता नियम आपको बताए थे। 6 का विभाजकता नियम ये कहता है कि इकाई के अंक की जगह आपका सम संख्या होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, 6 का नियम ये कहता है कि 2 का नियम पूरा लगे इसमें और 3 का नियम भी पूरा लगे। 6 का नियम बनाने के लिए 2 का नियम संख्या में पूरा लगना चाहिए। 2 का नियम यह है कि यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे सम संख्या आए। क्या आए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अंक आए यहाँ पर। तो अब आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं। ऑप्शन में इसमें 6 और 8 दिया गया है, सम संख्या 6 और 8 दी गई है ऑप्शन में, तो यानी पहला और डी ये ऑप्शन तो कट हो गए, बचा बी और सी। तो इसके लिए देखिए अब हमें 2 का नियम तो पता चल गया कि लास्ट में सम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3 का नियम लगाना है, और 3 का नियम ये कहता है कि इन सबको जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 5 33, 28 और 5 8 5 13 33, और 33 में हमने ए जोड़ा तो ए तो जुड़ेगा नहीं, ए ऐसे रहेगा। अब ये संख्या 3 से पूरी डिवाइड हो जाए तो बताइए मैं यहाँ पे क्या रखूं? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 6 रखना है या 8 रखना है, तो मैं क्या रखूं तब ये 3 से पूरी डिवाइड होगी? क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी कट कर दिए। यहाँ पे आ सकती है सम संख्या, तो सम संख्या ऑप्शन में सिर्फ ये 2 ही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं कि ये 3 से पूरी डिवाइड हो जाए? तो भैया यहाँ पे क्या रख देते हैं हम रख देते हैं, देखो 8 रख के चेक कर लो भाई। आप 33 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, हासिल लगा कितना? 1, तो ये बनेगा 41। तो 41 तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि 3 से कट जाएगा, तो 8 तो कट, यानी क्या रखना पड़ेगा? 6। तो 33 6 39, जो कि पूरा डिवाइड हो जाता है 13 बार में। तो हमने क्या रखा? 6 रखा, यानी ए का मान क्या हुआ? 6 हुआ। तो ए का मान कितना है? 6 है। ये बात हम चेक करके कंफर्म करते हैं आपको, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका एकदम, ए का मान 6 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको प्रैक्टिस कैसी लग रही है ये बात हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। और आपको लासा मासा की कल से मैं कंसेप्चुअल वीडियो बताऊंगा। संख्या पद्धति पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो देख सकते हैं। फिर से रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को देखें। तो चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग होगा। देखिए रूढ़ और अभाज्य एक ही बात होती है, रूढ़ और अभाज्य एक ही बात होती है, ये बात याद रखें, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब भी जो इंग्लिश वाला पोर्शन दिया जाता है पेपर में उसमें देख लिया करें, उसमें साफ साफ लिखा होगा प्राइम। तो प्राइम देखते ही आप समझ गए अभाज्य की बात की गई है। किसकी? अभाज्य की बात की गई है। तो हमसे कहा जा रहा है प्रथम 5 रूढ़ धन, मतलब धन रूढ़ संख्याओं का योग होगा। चलिए निकालते हैं भाई। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखो। सबसे पहले 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख दी मैंने। इनको जोड़ लेते हैं। 2 3 कितना? 5 5 5 10, 10 7 17, 17 11, 17 1 18, 10 28 होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या होगा? 28। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी 28 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो भाई बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग है, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपी टेट के क्वेश्चन कहाँ है, तो देखिए क्वेश्चन के बगल में लिख के आ रहा है कि वो सी टेट में आया है कि यूपी टेट में आया है, और ईयर भी लिख के आ रही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सब क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूं आपको मैं। कहा जा रहा है कि संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई 1 से 40 तक की विषम संख्याएं तो कैसे लिखेंगे? 1 + 3 + 5, देखिए ये विषम संख्याएं हैं और इनका योग निकालना है तो मैं जोड़ के लिख रहा हूं ऐसे, +7 और ऐसे करते हुए चले गए। 1 से 40 तक की मतलब कि हमारी लास्ट संख्या क्या आएगी? 39 आएगी, क्योंकि 40 तो सम होती है। अब ध्यान से देखो भाई, 1 से 40 तक की कितनी संख्याएं बन रही हैं? ये संख्याएं बन रही हैं हमारी कितनी? n। टोटल नंबर कितने बन रहे हैं? 20। अब एक काम आप कर सकते हैं,
या तो आप इनको जोड़ो, सबको जोड़ते जाओ, जितना टाइम आपके पास है नहीं, या फिर आप समांतर श्रेणी का सूत्र लगाओ। कौन सा? समांतर श्रेणी का। अब मैं यहाँ पे बात आती है समांतर श्रेणी की। तो ये क्या होती है भाई? ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच बराबर का अंतर हो, समान अंतर हो, उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। देख लीजिए, सबके बीच 2 का अंतर आ रहा होगा, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, ऐसे ही चलता चला जाएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर हमारा जो अंतर है वो 2 का है, और इस अंतर को कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहा जाता है? सार्व अंतर, जो कि हमारा है 2। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है डी से। हाई स्कूल में दी गई है समांतर श्रेणी आपकी, और इससे क्वेश्चन बन जाता है, इससे ये वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, और इस प्रकार की श्रेणी का जो योग निकालना है आपको, तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का ये n पदों का योग वाला सूत्र याद रखिएगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपने ऐसी श्रेणी देखी जिसके पदों के बीच समान अंतर आ रहा है, तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें a होता है हमारा प्रथम पद। a क्या होता है? प्रथम पद, जो कि प्रथम पद कितना है? 1 है भैया। कितना? 1 लगा दो। n आपको पता था टोटल कितने पद हैं? 20 पद हैं, तो 20/2 2 गुणा 1 2a प्लस n-1 20 - 1 19 इंटू डी कितना है? सर्वांतर कितना है? 2। तो भाई ये काटा हमने, रह गया 10 गुणा, देखो 19 दूनी, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2 और ये 38 हो गया। तो भैया यहाँ देखो 10 गुणा 38 और 2 40, तो कितना आया? 400। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 400। तो आप क्या सीखे कि ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच समान अंतर है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और समांतर श्रेणी में अगर हमें n पद दिए हैं, मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है, 19 20 21 कितने भी n पद का मतलब n का मान, जैसे ये 20 पद थे टोटल, 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं को आप गिनो, लेकिन विषम संख्याओं को 1 3 ऐसे करके गिनते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 20 पद हैं। ठीक है, तो इन n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र नोट कर लेना। n तो आपका 20 था पदों की संख्या। a होता है पहला वाला पद, प्रथम पद, और n फिर यहां से आ गया, और d हमारा होता है सार्व अंतर। इन पदों के बीच जो अंतर आ रहा है उसको सार्व अंतर कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, लगभग 1 घंटे की तो वीडियो हो ही जाएगी, तो आपको पूरी देखनी है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ये कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आया है। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में अंक 0 कितनी बार आया है, या फिर ऐसे जैसे कि इस सवाल में पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, सिर्फ संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आया है। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं जिनमें 0 आता है वो यही तो हैं। आप खुद सोचो, इन्हीं में तो 0 आता है। 1 से लेकर के 100 तक गिनती जब आप लिखते हैं तो यही वो संख्याएं हैं जिनमें 0 आता है। तो आप गिन लो कितनी बार 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा करेक्ट आंसर है 11। कितना है? 11। और जब गुणनफल वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं 0 की संख्या। जैसे हमसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में, 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितनी बार 0 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ हम निकालने के लिए एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक ही काम करती है, वरना आप 0 काउंट करते करते थक जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला हमारा सवाल है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल कितना 77 और शेषफल आ रहा है 4, तो भाजक क्या होगा। तो भैया मेरे, आप किसको भाग दे रहे हैं? 12401, और किससे भाग दे रहे हैं वो तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि भागफल आ रहा है 77 और शेषफल आ रहा है कितना 4।
तो ये दो चीजें आपको पता है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। ये सूत्र आपको याद होगा। अच्छा, इस सूत्र को याद करने की क्या वजह भाई, इसमें भाज्य भाजक और शेषफल की बात की जा रही है। अंदर वाला नंबर होता है भाज्य, तो हमने लिख दिया भाज्य बराबर भाजक हमें निकालना है गुणा हमें भागफल दिया है 77 और शेषफल दिया है 4। तो भाई कैसे निकालें, तो आप इस पूरी चीज को पहले तो इधर लिखो, भाजक गुणा 77 प्लस 4 बराबर 12,401। अब ये तो गुणा में है, पहले ये 4 हटाओ यहां से जो कि प्लस में है, 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो हमें मिला भाजक गुणा 77 बराबर 12,401 माइनस 4। इसमें से 4 घटाया हमने तो यहां बचा 7, यहां बचा 9 और यहां बचा 3। ठीक है, और ये हो गया पूरा 12,397 बचा हमारा। ठीक है, और इधर हो गया भाजक गुणा 77। भाजक निकालने के लिए आपने क्या किया, 12,397 में ये गुणा में था, नीचे आ गया बटे में, भाग कर दिया। तो आपका काम है 11 से काटना, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 29 हो गया, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। अब 7 से काट दो, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छिक्का 42, 7 एकम 7, 161 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या 161, ऑप्शन ए। देखिए आपको अगर बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 4, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे आपको। 4 प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, कहानी खत्म। 4.44 प्लस 4.04 और प्लस 44.4 और प्लस 444। हाँ, इसमें एक चीज जरूरी है बेसिक वाली जो आपको समझनी है कि अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं लगा है तो उसके पीछे, इकाई के पीछे पॉइंट माना जाता है यहाँ पे। जैसे कि इसमें और इसमें नहीं लगा है तो हमने लगा लिया। अब आपको संख्याओं को ऐसे लिखना है कि सारे पॉइंट अपने पॉइंट के नीचे ही आए। जैसे हमने इसको लिख लिया, ये सबसे बड़ी थी, उसके बाद ये 44.4, तो 44 दशमलव के नीचे आना चाहिए और 4 इधर आ गया। अब ये वाली, ठीक है, ऐसे आ गई, फिर ये और फिर ये 4 बचा हुआ अकेला, इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके पीछे यहां मानेंगे। अब जो प्लेस खाली है वहां 0 लिख दो, जो स्थान खाली दिख रहे हैं आपको वहां क्या लिख दें, 0। अब जोड़ दो भैया सबको, 4 4 8, 4 4 8 और ये हो गया 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, हासिल 2, 4 4 8 और 2 10, हासिल 1। तो ये आ गया 500.88 हमारे ऑप्शन में है। अगर ये चीज़ हमारे ऑप्शन में नहीं है तो भाई हमें ढूंढ के लानी पड़ेगी ऑप्शन में, और यहाँ पर ये चीज़ हमारे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऑप्शन में ये जरूर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल घबराए नहीं, आपने आंसर सही निकाला है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला मित्रों हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, मजेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो मित्रों हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं लिख के निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कितनी है, देखो 1 से 30, फिर अभाज्य की बात आती है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, मैंने अभाज्य भाज्य सब कुछ बता रखा है। आपको पता होगा ना अभाज्य क्या होती हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक वो खुद और एक 1 यानी 1।
यानी वो किसी की टेबल में ना आए, सिर्फ अपनी टेबल में आए, अपने पहाड़े में आए। 13 के बाद 17 है, 19 है, और 19 के बाद क्या है 23, 23 के बाद है हमारी 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आती है 37। ठीक है, हमसे असल में कहाँ तक पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था 1 से 30 तक, तो ये हो गई यहाँ तक। लो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 और 4 8 और 2 10 आ रही हैं भाई। 10 हमारा आंसर इसमें सही होना चाहिए और 10 ही हमारा आंसर इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना, 10। ऐसे आप देखो, अभाज्य संख्याएं जब आती हैं तो आपको लिखनी पड़ेंगी, और अभाज्य संख्याएं सोच सोच के सही सही लिखना, गलत नहीं। जब पूछे जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो उनको लिखो और गिनो, ऐसा ही करना पड़ेगा, उनका कोई ट्रिक नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से 104 गुणा 50 किसके बराबर होगा। 104 गुणा 50 किसके बराबर होगा। तो भैया आपने अगर वितरण नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वितरण नियम, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। हम अगर एक तरीके से देखा जाए, इसको लिख सकते हैं 100 + 4 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिया है ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से लिखेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है और हमें इसको वितरित करना है अलग अलग। तो 100 + 4 तो हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है, एक चीज मुझे एकदम क्लियर दिख रही है कि आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन जो है डी वाला, वो हमें मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई ये हाँ फिट बैठ सकता है। और क्यों बैठ सकता है, देखो लिखा है, इनका गुणा करो, 0 5 चौके 20 और 5 एकम 5, ये आया। ठीक है, अब ऑप्शन डी वाले का गुणा करो, 100 गुणा 50 प्लस 4 गुणा 50। ठीक है, और ये वितरण नियम से आया है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वितरण नियम लगा दिया है उन्होंने। अभी मैं समझा दूंगा वितरण नियम क्या होता है। देखो ये हो गया हमारा 5000, है ना, और ये हो गया हमारा 200, तो ये हो गया 5200। तो देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यही दोनों मान बराबर हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मान और ऑप्शन डी का मान एकदम क्लियर है। अच्छा, वितरण नियम बताता हूं कैसे लगाया जाता है। देखो इसको लिखा गया 100 + 4, सॉरी यहां गुणा था, और ब्रैकेट लगाया और गुणा में लिखा है 50। अब वितरण नियम क्या है, गुणा का योग पर वितरण नियम कहता है कि आप इस संख्या को जो बाहर गुणा में, इसको बांट सकते हैं, इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा, तो हो जाएगा 100 गुणा 50, बीच में प्लस 4 गुणा 50। तो भाई इसीलिए तो कह रहा हूं सारे नियम भी याद होने चाहिए। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये वाला वितरण नियम है, इसको वितरण नियम कहते हैं। एसोसिएटिव मतलब सहचर्य नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम होता है एक होता है आपका संबरक नियम, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो ये सारे नियम भी आपको याद होने चाहिए, है ना। बेसिक मैथ आपका बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत जल्दी काम कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये आपने अपने दोस्तों को कहते हुए भी सुना होगा कि भाई 11,1111 लिख के दिखाओ। लेकिन 11,1111 तो हम करेक्टली नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम उसको नए तरीके से लिखना सीख गए हैं जब से हमारे पास ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद यूपी टेट में पूछा गया है। मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि हम 11,1111 लिखें कैसे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि ये 11,1111 है। तो आपको लिखने का तरीका बताता हूं मैं। 11,000 लिखो, फिर 1100 लिखो और फिर 11 लिखो और इनको जोड़ दो। 11,000 लिखो, 1100 लिखो और 11 लिखो और इनको जोड़ दो। देखो क्या बन रहा है, 1 1 1 2 1। तो भाई ऐसा कहीं है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो 11,1111 हमेशा के लिए दिमाग में डाल लो, ये होता है 12,111। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको करने का तरीका जानो आप लोग, प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न संख्या हमारा 57, जिसमें एक्चुअली में मैं जो करवा रहा हूं उसमें से 57,
इसमें कहा गया है कि 272 की घात 2 और -128 की घात 2। क्वेश्चन तो लिखा होगा, आप समझ सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई? इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए इसमें चिन्ह तो लगा नहीं था, हम लगाएंगे वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह ये देखो, वर्गांतर का सूत्र है a² - b²। क्या होता है? a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a - b। आप सूत्रों को यूज करना सीखें, किस सूत्र का प्रयोग कहाँ हो रहा है ये समझना सीखें। तो ये हमारा हो गया a + b × a - b। तो भाई अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। अब यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। और यहाँ रह गया था कितना? 6 में से ये गया, ये देखो ये भी 4, और यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब इनके आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 400 का होता है 20 गुणा 144 का होता है 12, तो टोटल कितना निकला? 12 दूनी 24, 240 आपका करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो ये हमारी प्रैक्टिस जो है बहुत ही दमदार रह रही है। अगर आपको भी दमदार लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। और बीजगणितीय सूत्र मैंने लिखवाए थे उस वीडियो में, उनको रट लें, याद कर लें एकदम तरीके से। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आ सकता। ये बात बहुत बढ़िया है। आपने देखा होगा, देखो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 0 1 2 और 5। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, चलो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 आता है, और 8 का स्क्वायर करें तो भैया 64 आता है। मार्कर नहीं चल रहा है। 8 का वर्ग करने पर क्या आता है? 64 आता है ना। और देखिए 9 का वर्ग करने पर क्या आएगा? 81, और 10 का वर्ग करने पर क्या आता है? 100 आता है। 1 से लेकर 100 तक 10 तक की संख्याओं के सबके वर्ग आपने करके देख लिए। अब मुझे ये बताओ, इकाई के अंक पे यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या क्या नहीं आ रहा है? क्या क्या नहीं आ रहा है? आप देख पा रहे होंगे 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, और 8 नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक ये नहीं मिलेंगे कभी भी। इकाई के अंक ये वाले कभी भी नहीं मिलेंगे। और यही ट्रिक काम करती है कि मैंने आपसे कह दिया भाई इसका 128 का वर्गमूल बताइए, पूर्ण वर्ग है क्या? ये किसी का पूर्ण वर्ग है? तो आप तुरंत सोचेंगे कि लास्ट में 8 लिखा है, और 8 तो किसी का वर्ग करने पर आता ही नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग कैसे हो सकती है? तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये अंक याद रखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर ये अंक प्राप्त नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर ये सी सही है। 2 किसी भी संख्या के वर्ग करने पर नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रख लीजिएगा इस चीज को, पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे निकल सकते हैं, एक पूर्णांक आ सकता है। वे सभी संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे पूरे निकल आते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारी होती गई 1296, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 36 निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम 1297 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका फिक्स कोई वर्गमूल निकल के नहीं आएगा, एक पूर्णांक निकल के नहीं आएगा, आएगा तो पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये और ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। 7 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 7 नहीं आ सकता। चलिए मजा आया होगा इस चीज में, है ना। नई चीज अगर सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि वाला नहीं है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 और कहां तक प्लस, ऐसे जोड़ते गए हम कहां तक? 10 तक, और इसमें से घटा दिया 50 को, तो कितना आना चाहिए? तो मुझे तो लगता है 55 आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है।
ये प्राकृतिक संख्याओं का, देखो एक से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी दिया हो तो सूत्र यूज किया जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। एक से शुरू होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ये। हमें चाहिए n नहीं, हमें चाहिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लगाएंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 n प्लस 1, 10 प्लस 1 होता है 11/2 माइनस 5 नहीं 50। ये हो गया आपका 5, 11 पचे 55 माइनस 50 आ गया 5। आपका करेक्ट आंसर है 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, याद रखेंगे आप लोग। मैंने लिखवाया भी है कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से शुरू होनी चाहिए और प्राकृतिक मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यू चल रही हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों यहां पे लिख के आ रहा होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, यदि संख्या 5 1 3 2 4 6 5 1 3 2 4 1 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कहा जा रहा है कि ये वाली संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो भाई 3 से विभाज्य है तो जोड़ लेते हैं, क्योंकि 3 का विभाजकता नियम ये कहता है कि संख्या को जोड़ने पर, संख्या के अंकों को जोड़ने पर वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। 5 और 1 6 3 9 2 11 4 11 4 15 1 16 6 22 आ चुका है। अब हमसे कहा गया है कि ऑप्शन देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो भाई 22 में क्वेश्चन मार्क को जोड़ना है और 3 से डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन में दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे कौन सी रख दें हम? तो भाई इसमें क्या क्या आ सकता है? क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 3 से डिवाइड ये कब हो सकता है? पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है जब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख दें? पहले तो हम रख दें 2, क्योंकि तब 24 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। फिर अगर हम रख दें यहाँ पे कितना 5, तो ये 27 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। फिर रख दें 8, तो ये 30 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। अब 8 से बड़ा तो 2 अंकों में चले गए, 2 संख्याओं में चले गए, मतलब जहां 2 अंक आएंगे हमें रखना होता है सिर्फ 1 अंक। क्या रखना होता है? 1 अंक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या रखा जा सकता है? 8 रखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को समझा करें, कंसेप्ट को समझा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, देखिए लिख के आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मित्रों हमारा क्वेश्चन है कि संख्या 3.4625 4625 में 2 का स्थानीय मान, तो भैया पॉइंट वाली संख्याओं के स्थानीय मान आपको बताए थे। पॉइंट के बाद शुरू होता है सबसे पहला स्थान 10वां, फिर 100वां, फिर 1000वां। तो ये 1000वें स्थान पर है। 2 गुणा 1000वां मतलब नीचे आएगा 1000, तो ये हो गया 2/1000। या इसको लिख सकते हैं नीचे 3 जीरो, तो हमें 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 अंक है हमारे पास, 1 2 अंक और बढ़ाए और ये इसका स्थानीय मान है। तो आपको चाहे विकल्प में ये दिया जाए चाहे ये दिया जाए, दोनों ही करेक्ट हैं, जैसे भी दिया जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ अभी एक और क्वेश्चन बाकी है हमारा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा जो मैंने किया है 62, ये लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मित्रों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? इजी क्वेश्चन। 3000 में से जब भी ऐसे पूछा जाए, जितने के बीच पूछी जा रही है उसमें से दूसरा वाला नंबर घटा दो। 1 0 0 2 कितनी संख्याएं हैं? 2001 संख्याएं हैं। और आप ये बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि 999 और ये रहा 3000, इनके बीच की संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो शुरू हो जाएगी कहां से? 1000 से शुरू हो जाएगी गाड़ी, और कहां तक चलेगी? 1000 से शुरू होने के बाद चलेगी आपकी कहां तक? देखिए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, और ये गाड़ी चलने वाली है 2999 तक। 2999 तक गाड़ी चलेगी। तो यहां तक कितनी संख्याएं आ जाएंगी?
तो इसमें से इसको घटाओ और एक जोड़ दो, इसमें से इसको घटाओ और एक जोड़ दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग का तरीका बताया था। इनके इनके यहां से यहां तक की टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, तो घटाने पर ये मिला हमें और एक जोड़ने पर मिलेगा 2000, और आपको लास्ट वाली काउंट करनी है तो 2001। नहीं समझ में आया तो आप बेसिक याद रखें, बिल्कुल बेसिक, जितने जितने बीच की पूछी जा रही है, यहां से यहां तक की पूछी जा रही है, यहां से यहां तक की, तो इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, 2001 संख्याएं होंगी 4 अंकों की, 999 और 3000 के बीच में। तो मित्रों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। लंबी वीडियो थी, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कंसेप्ट भी आपको बताए। अब आपको मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पिछली वीडियोज हैं उनको जरूर देख लें, तभी ये प्रैक्टिस वीडियो आपके समझ में आएगी। फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा लासा और मासा का, एकदम बेसिक से, फिर उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चंस होंगे, मजा आने वाला है बहुत सारा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों में। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।